हेलो बच्चे, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट 1 लेक्चर ऑलरेडी आप लोग अटेंड कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का, और आज का हमारा टॉपिक है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उन प्रिंसिपल को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल जिन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिया है, और ये 14 प्रिंसिपल ऑन एन एवरेज हर तरह के बिजनेस में अप्लाई होता है। उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हेनरी फ्योल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट कहता है फ्योल वाज बोर्न इन टर्की। हेनरी फ्योल का जन्म कहां पे हुआ? टर्की में हुआ 1841 में। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन टर्की इन 1841। ही गॉट द डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। वो माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री लिए 1860 में, एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ इंजीनियर इन अ coal mining company. In 1888, he was promoted as a managing director. He was promoted as a managing director of the company. At that time, the company was in the situation of insolvency. जब ये माइनिंग डायरेक्टर के तौर पे, माइनिंग डायरेक्टर से मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे प्रमोट किए गए, उस समय कंपनी इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में था। He accepted the challenge and applied his managerial techniques to bring out the company from this situation, and he succeeded. When he retired after 30 years, company was a leading coal steel company with strong financial background. बच्चे, हेनरी फ्योल का जन्म टर्की में हुआ 1841 में। वो माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री लिए 1860 में। उसके बाद 1888 में उनको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे प्रमोट किया गया, और जब प्रमोट किया गया कंपनी इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में थे। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने मैनेजमेंट के टेक्निक सब अप्लाई किए, जिससे कि जब वो 30 साल बाद रिटायर हुए, उस समय तक कंपनी लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुका था। ठीक है। Major contribution of Fuel. He made clear distinction between technical and managerial skill. He identified the main steps in the process of management which are considered the major functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling, जो 5 functions हैं। He developed 14 principles of management. इन्होंने 14 principles of management डेवलप किया है, विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर टू परफॉर्म द मैनेजरियल एक्टिविटीज। जो 14 प्रिंसिपल फ्योल के द्वारा दिया गया है, ये गाइडलाइन का काम करता है मैनेजर्स के लिए मैनेजरियल डिसीजंस को लेने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब 14 प्रिंसिपल के बारे में। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल, 1 बाय 1 इन प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें है डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, स्केलर चेन, इक्विटी, इनिशिएटिव, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यहां था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, स्पिरिट डे कॉर्प्स। इन प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। चलिए सबसे पहले बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है डिवीजन ऑफ वर्क।
डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का होल वर्क है उसको स्मॉल पार्ट्स में बांट देना चाहिए, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देना चाहिए, और पूरा वर्क एक पर्सन को ना असाइन करके उस पूरे वर्क का एक पार्ट एक पर्सन को असाइन करेंगे। वो भी कैसे? उसके इंटरेस्ट, कैपेसिटी, नॉलेज, स्किल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। पूरे वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे। और यूनिट्स, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, one task or unit of work should be assigned to one person according to the capability, qualification, experience of the person। कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्क को हम स्मॉल पार्ट्स में बांट देंगे और पूरा वर्क एक पर्सन को ना असाइन करके उसका एक पार्ट असाइन करेंगे। वो भी कैसे? उसके कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज के अकॉर्डिंग। When a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialize in doing that task। कोई पर्सन जब वो काम बार बार करेगा वो उसमें परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। And the efficiency level will improve। Fuel said not only the factory work but technical, managerial and skill jobs should also be divided into a small segment for specialization। फ्यूल ने कहा कि केवल फैक्ट्री वर्क ही नहीं, टेक्निकल या मैनेजरियल वर्क भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे कि स्पेशलाइजेशन आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अगर बच्चे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करें तो क्या क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं? देखिए, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगा कि जब कोई पर्सन सेम वर्क बार बार करेगा तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। इंप्रूव्स इफिशियंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन उसी काम को बार बार करेगा तो स्पेशलाइज तो होगा ही, और साथ में वेस्टेज कम होगा रिसोर्सेज का, उसका इफिशियंसी बढ़ेगा, काम को जल्दी परफॉर्म करेगा। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। बच्चे, अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे, क्या इसके कंसिक्वेंसेज होंगे? तो लैक ऑफ इफिशियंसी नहीं रह जाएगा, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन एंड देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का डुप्लीकेशन होगा। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। नोट कर लिए? ओके। अब देखिए, आपको डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जाम्पल है। डिवीजन ऑफ वर्क के एग्जाम्पल समझिए आप। जैसे बच्चे, बैंक में आप जाओगे, बैंक में तो आप बैंक में देखते हो कि डिफरेंट पर्सन्स हैं जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पर्सन्स में डिवाइड कर दिया गया है। कोई पर्सन क्या करता है? कैश रिसीव करता है बैंक में। कोई क्या करता है? एफडी करने का काम करता है। कोई लोन पास करता है, कोई पासबुक में एंट्री करता है ना? और कोई कस्टमर के ग्रीवियंसेस के को सुनता है। तो हम जब बैंक में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया गया है कि कोई पर्सन कैशियर का काम करेगा, कोई पासबुक में एंट्री करेगा, कोई एफडी करेगा, कोई कस्टमर के ग्रीवियंसेस को सुनेगा। तो अब क्या है? वो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट हो गया है। कोचिंग में देखो, आप कोचिंग में देखो, गुडविल एडुकेयर कोचिंग में आप पढ़ते हो, आप देखो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को बांट दिया है। कैसे बांट दिया है? जस्ट देखो कि कोई पर्सन है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे,
कोई पर्सन है जो आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, है ना, कोई ऐसे पर्सन है जो आपके फीस को रिसीव करते हैं, कोई ऐसे पर्सन है जो डाटा एंट्री का वर्क करते हैं, कोई पीपीटी बना रहे हैं, कोई आपको क्या करते हैं सो वर्कशीट बना रहे हैं वर्ड के फॉर्म में। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और पूरा वर्क कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं करता है, हर कोई बस उस पूरे वर्क का एक पार्ट करता है, जिससे कि वो पर्सन वही काम बार बार करते करते स्पेशलाइज हो चुके हैं। आप देखिए हमारे लिए जो पर्सन ये कंटेंट तैयार करते हैं वो एक्सपर्ट हो चुके हैं इस तरह के कंटेंट बनाने में। मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हो गया हूं। तो बच्चे आपने यहां क्या देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को स्मॉल पार्ट से बांटा गया, अब पूरा वर्क एक को नहीं दिया गया, उसका एक पार्ट दिया गया जिससे कि पर्सन उस वर्क में एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो नो स्पेशलाइजेशन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, है ना। चलिए नेक्स्ट आपके सामने बच्चे स्क्रीन पे है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन। जैसे हमारे पास ऑथोरिटी है कोचिंग में तो हमारे पास डिसीजन लेने का पावर है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट करने का, दैट इज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क। इसे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन होते हैं, तो आप जानते हो मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। हर लेवल के मैनेजमेंट के पास ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर आप किसी को ज्यादा ऑथोरिटी दे दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दो तो वो अपने ऑथोरिटी का मिसयूज करता है। और किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिए, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिए और ऑथोरिटी नहीं दिए, किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी और अथॉरिटी नहीं दिए तो वर्क कंप्लीट नहीं होगा, वर्क कंप्लीट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। According to this principle, there must be a balance or parity between authority and responsibility. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। Excess of authority without matching responsibility may bring negative result, and excess of responsibility without matching authority will not allow the worker to complete the job on time. Responsibility ज़्यादा दे दोगे, authority नहीं दोगे तो worker work timely complete नहीं करेगा। An organization should build safeguard against misuse or abuse of managerial power. Manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying the legitimate order, but only after sufficient opportunity have been given to subordinate for giving his और हर आर्गुमेंट्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इसका? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा। हेल्प इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देंगे तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइमली मीट कर पाएगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे इस प्रिंसिपल को, तो वर्क इनकम्प्लीट रहेगा और मिसयूज होगा अथॉरिटी का। अगर ज़्यादा अथॉरिटी दे दोगे तो, और अथॉरिटी कम दोगे तो ओवर बर्डन एम्प्लॉय रहेगा। तो इसलिए देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए बच्चे इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? ओके। देखिए अब कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्सन को आपने कहा कि 100 यूनिट वर्क आपको कंप्लीट करना है विद इन अ वीक, और उसको आपने वर्क तो असाइन कर दिया लेकिन आपने उसको अथॉरिटी वगैरह नहीं दिया रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। तो जब रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाएगा
तो क्या वो अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएगा? जैसे बच्चे आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, बट जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उससे कम उसको ऑथोरिटी दिया। एक सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दिया और ऑथोरिटी कम दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिया बट ऑथोरिटी लेस दिया, तो जिससे कि वर्क में क्या होगा? डिले होगा, वर्क में डिले होगा। और किसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दिया और ऑथोरिटी ज्यादा दे दिया पर्सन को, तो क्या होगा? मिसयूज होगा ऑथोरिटी का। क्या होगा? मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, तो बच्चे ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्कर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसके इक्विवेलेंट उसको ऑथोरिटी दीजिए, जिससे कि वो अपने कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क को टाइमली परफॉर्म कर सके, और उतना ही ऑथोरिटी दीजिए जितना के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर ज्यादा दोगे ना तो पर्सन के पास पावर का घमंड आ जाता है, वो अपने पावर का मिसयूज करता है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल आपको ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है। नेक्स्ट है बच्चे आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या कहता है? डिसिप्लिन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों पर्सन अपने अपने कमिटमेंट्स को मीट करे। डिसिप्लिन का रूल सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो। ये नहीं कि सबऑर्डिनेट पे अप्लाई हो रहा है सुपीरियर पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसी बातें नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। Discipline refers to following code of conduct, rules, regulation of employment agreement, good superior at all level. Following code of conduct, rules, regulation of employment and good superior at all level. ये जो बातें करता है बच्चे, इसके बाद कह रहा है क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एमंग सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट, जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट में होगा वो क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल, जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ पेनल्टीज। Fuel insist that discipline is required at superior as well as subordinate. The disciplinary rule shall not be applicable only for subordinate. केवल subordinate पे अप्लाई नहीं होगा बल्कि सुपीरियर पे भी अप्लाई होगा। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि सिस्टमैटिक वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम इसको फॉलो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली वर्क करेगा, इफिशिएंसी इंप्रूव होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो डिसऑर्डर होगा, कंफ्यूजन होगा, केओस होगा, वेस्ट रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा। जब डिसिप्लिन का एब्सेंस रहेगा तो और वर्क में डिले होगा। तो मींस डिसिप्लिन वाले पॉइंट में आप देखना, मीटिंग कमिटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट बोथ पार्टी मीट देयर कमिटमेंट टू ईच अदर। दोनों अपने अपने कमिटमेंट को क्या करे? मीट करे। चलिए इसको नोट कीजिए। इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे कि एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मीट देयर कमिटमेंट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। कि एम्प्लॉय जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, सुपीरियर से जो कमिटमेंट किया है कि हम इतना घंटा काम करेंगे, टाइमली आएंगे, तो उसको मीट करना चाहिए। एज वेल एज सुपीरियर भी अपना कमिटमेंट मीट करे। सुपीरियर अपना कमिटमेंट क्या मीट करेगा कि उसने प्रमोशन की बात कहा था, वेज इंक्रीमेंट की बात कहा था, उसे भी मीट करना चाहिए। ठीक है, दोनों पार्टी को। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो उसे पता रहेगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब एक वर्कर को कई लोग से ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका काम करे और किसका ना करे, है ना। देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन द वर्क, हु विल गिव ऑर्डर टू हुम, कौन किसको ऑर्डर देगा।
एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक बॉस एक ही को देगा, ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। एक बॉस कई लोग को ऑर्डर दे सकता है, बट एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो his command. If employee has to follow more than one boss, there begins a conflict of interest and create confusion. जब employee को कई boss से order मिलेगा तो conflict of interest होगा और confusion होगा. This principle clearly defines the need to know where the employee takes the order and to whom he must report. If an employee receive the order from वन और मोर मैनेजर, यदि इंप्लॉय को एक या एक से अधिक मैनेजर से ऑर्डर मिलेगा, कंफ्यूजन एंड समटाइम्स कंफ्लिक्ट में अकर। फॉलोइंग द दिस प्रिंसिपल रिड्यूस द चांस ऑफ मेकिंग मिस्टेक। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होगा इंप्लॉय के माइंड में, ईगो क्लैश नहीं आएगा और इंप्रूव्स इफिशिएंसी इन वर्किंग। अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे, वायलेट करेंगे, तो क्या होगा बच्चे? कंफ्यूजन होगा इंप्लॉय के माइंड में, सबऑर्डिनेट एक्सक्यूज दे देगा और ईगो क्लैश आ जाएगा आपस में। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए कि ये सब वर्कर हैं, एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? देखिए, जैसे बच्चे समझो, यूनिटी ऑफ कमांड में अगर मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड ने कहा कि स्लो प्रोडक्शन कीजिए जिससे कि गुड्स की क्वालिटी मेंटेन रह सके। ठीक है, उसने कहा स्लो प्रोडक्शन करने के लिए, एम्प्लॉय स्लो कर रहा है और सेल्स डिपार्टमेंट बुलाया, कहा अरे भैया जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करो, बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग है। अब फास्ट करने के लिए वो कह रहा है, और जो ही फास्ट करेगा तो क्वालिटी से इग्नोर करेगा। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जब वो फास्ट प्रोडक्शन करने के लिए कहेगा तो क्वालिटी से इग्नोर करेगा, स्लो करेगा तो क्वालिटी देगा। अब दो में से कोई एक ही करेगा नहीं, या तो फास्ट प्रोडक्शन करो या स्लो करो। वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि एक से अधिक बॉस से ऑर्डर मिल रहा है। तो ये कहता है इस तरह की बातें, मान लो ये बॉस है, ठीक है, और ये सब वर्कर है, कि एक वर्कर को एक ही बॉस ऑर्डर दे रहा है, मतलब एक बॉस कई लोग को दे रहा है। ये राइट सिचुएशन है, दिस इज राइट वन, करेक्ट है। और रॉन्ग क्या होगा? देखो, जैसे मान लो एक से अधिक बॉस है, मान लो दो बॉस है और वर्कर अधिक है, ऑब्वियस सी बात है। बॉस इसको भी ऑर्डर दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। इसके बाद ये बॉस इनको भी ऑर्डर दिया, इनको भी ऑर्डर दिया और इनको भी दिया। दिस इज रॉन्ग वन। कि यहां पे देखो एक वर्कर को दो दो बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। यहां पे एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिल रहा है, ये सही सिचुएशन है, ठीक ना? नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन एक डायरेक्शन में जाएंगे, वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के डायरेक्शन में। वन यूनिट मींस वन प्लान, हर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के गोल के डायरेक्शन में वर्क करे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्लोजली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्लोजली टाइड टू द यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व वर्किंग टुवर्ड्स सेंट्रल बिजनेस गोल। हर कोई बिजनेस के गोल के डायरेक्शन में वर्क करेंगे। टीम शुड हैव क्लियर सेंस ऑफ देयर गोल्स एंड यूज ऑफ सेम प्रोसेस टू अचीव देम। दिस अलाउज फॉर एफर्ट दैट सेव टाइम in the long run. This principle of unity of direction emphasis on focus and unity. The highlight the fact that all employees perform a set of activities finally linked to same objectives. These initiatives are performed by the single group that forms a team. पॉजिटिव इंपैक्ट है कि अगर हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के गोल के डायरेक्शन में वर्क करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेगा और एम्प्लॉय का वर्क भी यूनिफाई हो सकेगा। अगर इसको वायलेट करेंगे तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा, वेस्टेज ऑफ इफर्ट एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
कि हर कोई एक डायरेक्शन में वर्क करेगा। चलिए इसको नोट करिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल देखिए। यहां पे सभी पर्सन एक डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। वो एक डायरेक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के डायरेक्शन में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, बट हर डिपार्टमेंट का पर्सन एक डायरेक्शन में वर्क करे, वो डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के डायरेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के डायरेक्शन में वर्क करे। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया द प्रिंसिपल इंसिस्ट वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, कि एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही बॉस होगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कहा गया है कि इट इंसिस्ट ऑन वन यूनिट और डिवीजन ऑफ वन प्लान। द मेन पर्पस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन अवॉइड करना है। और यहां पे है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने पे फोकस किया गया है। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग एम्प्लॉय विथ क्लैरिटी इन माइंड, एम्प्लॉय के माइंड में क्लैरिटी रहे। और इसका है कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा वन यूनिट ऑर्गेनाइजेशन का एक है और उसका गोल अचीवमेंट करने पे। इसमें सिस्टमेटिक वर्किंग पे फोकस करते हैं और इसमें कोऑर्डिनेशन पे फोकस करते हैं कि हम लोग को मिलकर वर्क करना है जिससे कि वर्क अचीव हो सके, गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट। बच्चे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट क्या कहता है? यह प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से नीचे है। पहले ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि अगर किसी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए खुद के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़े तो करना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट सबऑर्डिनेट देयर इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो हमारा इंडिविजुअल भी गोल अचीव हो जाएगा। तो फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। दिस इंडिकेट्स कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ a company rather than personal interest, be subordinate to the purpose of an organization. This refers to the whole chain of command in a company as per Henry Fayol. Personal interest of individual in an organizational are subordinate to the interest of organizational. मतलब personal interest हमें sacrifice करना चाहिए organizational के interest के लिए। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा और कोऑर्डिनेशन आएगा। और वायलेशन इफेक्ट है कि इससे गोल अचीव नहीं हो पाएगा और एम्प्लॉय को लॉन्ग रन में सफर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल हम देखते हैं, नोट कर लीजिए। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल क्राइसिस से बिलोंग कर रहा है, गुजर रहा है, और उस समय कोई एम्प्लॉय कहता है मेरा सैलरी बढ़ा दीजिए, तो नहीं, उस समय एम्प्लॉय को अपना खुद का सैलरी के लिए जो इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को फिजिबल कंडीशन में, प्रॉफिटेबल कंडीशन में लाना चाहिए। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल कंडीशन में आएगा तो बाद में ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को पे करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। बट राइट नाउ अगर हायर पे करेगा तो दिक्कत भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्संस। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? रिम्यूनरेशन ऑफ पर्संस, ये प्रिंसिपल आपको कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को फेयर रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जब हम एम्प्लॉय को उसके वर्क के अकॉर्डिंग फेयर रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे, जब हम एम्प्लॉय को उसके वर्क के अकॉर्डिंग फेयर रिम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, और सेटिस्फाइड रहेगा तो अच्छे से काम करेगा। अंडरपेड एम्प्लॉय कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकता है।
अंडर पेड इंप्लॉय कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। दिस प्लेज an important role in motivating the worker of a company. Remuneration can be monetary or non-monetary. However, it should be according to the individual effort they have made. Fuel perceives that remuneration and method payment should be fair and should be able to effort the maximum satisfaction of employee and employer. मतलब remuneration ऐसा होना चाहिए जिससे कि employee और employer का maximum satisfaction मिल सके। This principle convey that importance of remuneration for the employee which promotes motivation and productivity. There are two types of remuneration. Remuneration दो तरह के होते हैं, एक मॉनेटरी और दूसरा नॉन मॉनेटरी। कुछ लोग मॉनेटरी इंसेंटिव से खुश होते हैं, कुछ लोग नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से खुश होते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है बच्चे इसका? अगर आप किसी इंप्लॉय को सही से फेयर रेमुनरेशन दोगे तो इंप्लॉय क्या रहेगा? मोटिवेटेड रहेगा और उसका वर्क के प्रति डिवोशन रहेगा, कमिटमेंट्स को फुलफिल करेगा। इसको वायलेट करोगे, सही से पैसा नहीं दोगे तो इंप्लॉय का टर्नओवर बढ़ेगा, बार बार इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के क्या करेगा? चला जाएगा और डिससेटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन हो जाएगा इंप्लॉय में। चलिए आप इसको नोट करिए। ओके, इसके आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे इंप्लॉय ऑफ द मंथ, आप महीने के आखिरी में इंप्लॉय को क्या कर सकते हो? रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये इंप्लॉय हमारा बेस्ट है, इसने हमें इतने आउटपुट दिया प्रोडक्शन करके। इसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उन सरप्लस में से भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सरप्लस प्रॉफिट में से भी आप इंप्लॉय को कुछ दे सकते हो। ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों? उसको मोटिवेट रहेगा वो। तो ये प्रिंसिपल इतना ही कहता है कि इंप्लॉय को सही से पेमेंट करना चाहिए जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे और अपना बेस्ट दे। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चे, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रिंसिपल कहता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कि ना ही ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीटली सेंट्रलाइज होना चाहिए और ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन बेस्ट है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन है। वहां पे केवल की डिसीजंस के लिए सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट मिलेगा और डिसीजन फास्ट होगा ऑपरेशनल लेवल पे। नहीं फॉलो करेंगे तो डिसीजन में डिले होगा और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से अथॉरिटी का मिसयूज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये सेंट्रलाइजेशन है और ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसके बारे में कहा गया है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू हाउ इन्वॉल्व एम्प्लॉय आर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजर शुड एम फॉर सुटेबल बैलेंस। फ्यूल डिफाइंस दैट लोअरिंग द इंपोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट रोल, lowering the importance the subordinate role। डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे सेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट का रोल कम रहेगा और डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट का भी रोल ज्यादा रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक सेकेंड। यहां पे नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का चेन है ये प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन किसी से
कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो प्रॉपर सीक्वेंस में कम्युनिकेट करे। जैसे A B C D E F G H I। यदि D जो है H से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, यदि D H से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ही मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ C B A F G H, जिससे कि जब प्रॉपर सीक्वेंस में कम्युनिकेशन होगा तो इससे आपको ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, इससे कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। और बट इमरजेंसी में कहा कि आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, इसको बोलते हैं गैंग प्लांक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लांक, इमरजेंसी में। ठीक है, तो इसमें कहा गया है द टर्म स्केलर चेन रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की की बात किया गया है। फ्यूल पोजिटेड दैट each employee should understand his or her position within the larger structure of business. Each member of the organization has a certain amount of authority with leadership having the most and entry level employee having the least. और जो सबसे लोअर रहेगा उसके पास लिस्ट ऑथोरिटी रहेगा। तो इससे क्या होगा? सिस्टमैटिक फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। इसको नहीं फॉलो करेंगे तो डिसीजन में डिले होगा और वर्क में क्लैरिटी नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए इसको आप। इसका एग्जांपल हमने बता ही दिया। जैसे देखो यहाँ पे ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अगर ये लोग आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये लोग एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करें। अगर मान लो 3 जो है C से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो ये पाथ को फॉलो करे इस तरह से। ये इससे कम्युनिकेट करे, यहां कम्युनिकेट करे, यहां इस तरह से कम्युनिकेशन करे। ठीक है, और बट इमरजेंसी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको गैंग प्लान को बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड, ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड, ऑर्डर मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। की ऑर्गेनाइजेशन में जो हर चीज है उसका एक सही जगह होना चाहिए। जब हर चीज का सही जगह रहेगा तो उसको सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। प्रिंसिपल का चैम्बर कहाँ है, डायरेक्टर चैम्बर कहाँ है, टूल बॉक्स कहाँ रहता है, या चाहे मैन हो चाहे मटेरियल हो, हर चीज का फिक्स प्लेस रहेगा जिससे सर्चिंग कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड, इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल दैट इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो टाइम हमारा बचेगा, एनर्जी सेव होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट है, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, टाइम हमारा सेव होगा, सिस्टमेटिक वर्किंग होगा। फॉलो नहीं करेंगे तो टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा और सही टाइम पे किसी पर्सन से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हर चीज का फिक्स जगह प्लेस रहेगा। जैसे यहां देखिए हर किसी का केबिन क्या है, फिक्स है, जिससे कि टाइम सेव होगा। जैसे आप कोचिंग में ही देखते हो बच्चे कि कोचिंग में देखते हो कि सब चीज का जगह क्या है, फिक्स है। पानी पीने के लिए जो वाटर कूलर है ऑफिस में लगा हुआ है तो वहीं लगा रहेगा, बार बार जगह चेंज नहीं करते हैं। सजेशन बॉक्स जहां पे है वहीं पे है सजेशन बॉक्स, है ना। हमारे डाटा कंटेंट क्रिएटर का जगह फिक्स है, हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर चैम्बर फिक्स है, चेयरमैन चैम्बर फिक्स है, ऑफिस का जगह फिक्स है, क्लासरूम फिक्स है, इवन आपके क्लासेस का जगह भी हमेशा फिक्स रहता है, बार बार चेंज नहीं करते। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर चीज का सही जगह रहेगा, है ना। यहाँ पे देखो बैंक वगैरह में हर, चाहे कैशियर हो चाहे पासबुक अपडेटर हो, हर लोगों का जगह फिक्स है। घड़ी देखो जगह फिक्स है, हर चीज का जगह फिक्स रहेगा, चाहे मैन हो चाहे मटेरियल हो। यही प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनलिटी। मतलब इक्विटी का मतलब है किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जेंडर के बेसिस पे, है ना, कास्ट के बेसिस पे, सब कोई एक है, हर कोई एक है किसी में, और सबको
इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। इफ मैनेजर इज बायस्ड, किसी के प्रति बायस्ड हो जाएगा तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाता है। सब में काइंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, मोटिवेट करेगा, एम्प्लॉय के मोरल को बूस्टअप करेगा। और इसको अगर आप इक्विटी नहीं करोगे तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन फाइड हो जाएगा। टर्नओवर, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा। इंक्रीज इन टर्नओवर, तो इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर, इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा और अनहेल्दी रिलेशन रहेगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। इसके बाद है आपका, देखो ये यहां पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है कि बैलेंस इक्वल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसमें कहा गया है कि किसी भी पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में बार बार प्रमोशन ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। फ्रिक्वेंट ट्रांसफर वगैरह करने से एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाता है। उसको एक जगह पे स्टेबिलिटी देना चाहिए जिससे कि वो वर्क सही से कर सके। फ्रिक्वेंटली यहाँ वहाँ ट्रांसफर करने में क्या होता है ना, या प्रमोशन करने में एम्प्लॉय वर्क को सीख नहीं पाता है, और सीख नहीं पाता है उसका मोरल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सीख नहीं पाता तो मोरल लो हो जाता है। हम ही को आज दे दो अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, कल दे दो बिजनेस पढ़ाने के लिए, परसों दे दो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, उसके बाद कहेगा सर इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए, तो हम हर काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं ना, है कि नहीं है। या तो कोई भी पर्सन को एक वर्क पे एक स्टेबलाइज रहना चाहिए जिससे कि उसका इफिशिएंसी बढ़े। बार बार फ्रिक्वेंटली प्रमोशन ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, मोरल बूस्टअप होगा। नहीं करोगे डिससेटिस्फाइड होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा और अनहेल्दी रिलेशन एम्प्लॉय के बीच में आएगा। ठीक है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का क्या कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट करो आप डिसीजन मेकिंग में, जिससे कि उसमें इनिशिएटिव आता है, क्यूरियोसिटी आता है, और उसके लिए अगर उसके डिसीजन आइडियाज से आपको फायदे हो रहे हैं उसके लिए आप उसको क्या करो, इनकरेज करो, कुछ प्राइज वगैरह दो, वेलकम करो उसके सजेशन और आइडियाज का, है ना। इसको फॉलो करोगे तो एम्प्लॉय में बिलोंगिंगनेस आता है, एम्प्लॉय में बिलोंगिंगनेस आता है। ठीक है ना। इसको फॉलो करने से एम्प्लॉय में क्या आएगा बच्चे, बिलोंगिंगनेस आएगा और एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा, मोरल बूस्टअप होगा। यहां पे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड, और इसका वायलेशन इंपैक्ट है कि डिससेटिस्फाइड रहेगा एम्प्लॉय, टर्नओवर बढ़ेगा और अनहेल्दी रिलेशन आ जाएगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में। नेक्स्ट आपका स्प्रिट डे कॉर्प्स। स्प्रिट डे कॉर्प्स कहता है कि टीम स्पिरिट की बात किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, उसको वी वर्ड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई। आई के जगह पे वी वर्ड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई। ठीक ना। उसको टीम स्पिरिट की बात करना चाहिए। जब वो एनुअल मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट की बात कर रहा था, ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसे नहीं, हमने ऐसा किया, है ना। जैसे मान लो मैं ही अगर बात करूं कि जब सीयूटी का रिजल्ट आता है, क्लास 12 के बच्चों का रिजल्ट आता है, तो हम बार बार बोले कि मैंने ऐसे पढ़ाया, मैंने वैसे पढ़ाया, नहीं, हम लोगों ने ऐसे किया। तो हम लोग जब हम बोलेंगे तो हमारे जो बाकी हमारे साथ और भी टीम मेंबर है उनको लगेगा बिलोंगिंगनेस आएगा, उनमें भी उनको लगेगा उनकी भी चर्चा हो रही है, अदरवाइज उनको लगेगा अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। तो बॉस ऑर्गेनाइजेशन का या जो मैनेजमेंट है वो वी वर्ड यूज करे इंस्टेड ऑफ आई। मैनेजमेंट इनकरेज एंड प्रमोट द टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी, दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। A manager should replace I with we. This will give rise to mutual trust and belongingness among the team members. It will minimize the need of using penalties. ठीक है। इससे क्या होगा बच्चे, टीम स्पिरिट बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेगा। वायलेशन इंपैक्ट है, टीम गोल अचीव नहीं होगा, टीम स्पिरिट कम होगा और स्ट्रेस ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर वायलेट करोगे तो। ये आपका फ्यूल का 14 प्रिंसिपल है। और इस तरह से बच्चे हमारे आज के 14 प्रिंसिपल कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अभी हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम में कहां तक चैप्टर्स आ रहा है और कौन सा बुक आपके स्कूल में चल रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।